प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो प्रकार का होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेकेंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कहा जाता है नर जनन तंत्र। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कहा जाता है मादा जनन तंत्र। जिसमें से हम आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो देखो, मानव का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, मानव का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो विशेष प्रकार के जनन अंगों से मिलकर बना होता है। विशेष प्रकार के जनन अंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहले आता है टेस्टिस, नंबर 2 एक्सेसरी डक्ट्स, नंबर 3 एक्सेसरी डक्ट के मार्ग में पाई जाने वाली कुछ विशेष प्रकार की एक्सेसरी ग्लैंड्स, और फोर्थ है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट होता है, जिसको हम कहा जाता है, जिसको हम पेनिस भी कहते हैं या एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इन 4 भागों से मिलकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण होता है। यानी कि हम इन 4 भागों के थ्रू रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे। इसमें हम अगर किसी भी मेल की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखें, किसी भी मेल की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें यहाँ पे 2 ही चीजें मिलती हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है टेस्टिस, और जो दूसरा है वो होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। टेस्टिस, अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो मानव में एक जोड़ी, 1 पेयर, एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो सबसे बाहरी ऑर्गन है जो एब्डोमिनल कैविटी के नीचे की तरफ पाए। तो हम इसका डायग्राम फ्लो करते हैं, किस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है।
इसे कहा जाता है, देखो स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है टेस्टिस, इसे कहा जाता है टेस्टिस। टेस्टिस के बाहर एक विशेष प्रकार का, टेस्टिस के बाहर एक विशेष प्रकार का कवरिंग है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम सैक, या इसे हम एक नाम और देते हैं टेस्टिस सैक। टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम में कुछ विशेष प्रकार के लचीले तंतुओं की सहायता से अटैच रहता है। इन लचीले तंतुओं को, जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है गुबर्नाकुलम। टेस्टिस के बाद जो डक्ट आपको दिखाई दे रही है यहां पे, ये इसे हम कहते हैं एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट। और एक्सेसरी डक्ट आगे जाके इस तरीके से यहां पर मिलती है, और यहां पर कुछ विशेष प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो है, ये पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर का, यूरिनरी ब्लैडर। इसी के साथ मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक्सेसरी डक्ट के साथ कुछ विशेष प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाएंगी, जिसमें सबसे पहली ग्लैंड्स है प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड्स यहां पर पाई जाती है। इस ग्लैंड को नाम दिया जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और यहां पे एक विशेष प्रकार की लिम्फ लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल। फिर यहां पे इसे हम नाम दे देते हैं एजेकुलेटरी डक्ट, एजेकुलेटरी डक्ट। और ये हो गया यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा वाला भाग। ये वाला भाग जो है ये पेनिस वाला भाग है, और इसे हम ग्लास पेनिस भी कहते हैं। और ये बाहर की जो स्किन है इसे बोला जाता है फोर स्किन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, मैं आपको एक नॉर्मल वे बताता हूं कि किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है। सबसे पहले आपको ये टेस्टिस नामक संरचना दिखाई दे रही है। स्क्रोटम के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, टेस्टिस कहा जाता है। टेस्टिस जो है वह स्थान है जहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजोआ, या फिर हम कह सकते हैं स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, टेस्टिस के द्वारा। यानी कि टेस्टिस के अंदर ही स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो हम बाद में बात करेंगे जब टेस्टिस की
काट का अध्ययन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस प्रकार से स्पर्म जाते हैं। तो आप इसके बाद देखो, इस ट्रैक्ट को मैं आपको एक तरीके से समझा रहा हूं। सबसे पहला पार्ट जो था वो टेस्टिस। मानव में कितने जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं? एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं, जो कि कहाँ होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के नीचे की तरफ। भ्रूणावस्था में टेस्टिस जो होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब उदर गुहा। मेल के अंदर भ्रूणावस्था में जो ये टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, जबकि टाइमिंग के साथ साथ ये टेस्टिस धीरे धीरे खिसक कर नीचे की ओर आ जाते हैं। अब हम इसके ट्रैक्ट की बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया टेस्टिस में क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। जो स्पर्म बनेंगे वो धीरे धीरे इस एक्सेसरी डक्ट के माध्यम से यहां से मूव करेंगे और एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर एक कर्व बनाते हैं। ये एक्सेसरी डक्ट जो है ये यहाँ पे, ये समझ लो कि यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारा, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक विशेष प्रकार का कर्व बना रही है। यहां तक आते हैं स्पर्मेटोजोआ, लेकिन यहां पर स्पर्मेटोजोआ जब पहुंचते हैं तो यहां पर इसमें मिश्रण हो जाता है किसका? सेमिनल वेसिकल्स का। सेमिनल वेसिकल्स का जो फ्लूइड है वो किस में अटैच हो जाएगा? स्पर्मेटोजोआ के साथ अटैच हो जाता है, और इसी के साथ यहाँ पर पाई जाने वाली प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स ये भी अपना स्राव इसमें मिला देती है। ये अपना सीक्रेशन जो है इसके अंदर अटैच कर देती है, जिससे जो स्पर्मेटोजोआ जो है वो एल्केलाइन नेचर का हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। अगर ये अम्लीय प्रकृति का नहीं हो तो जो स्पर्म है वो वेजाइना में जाने के बाद डीजेनरेट हो जाते हैं या फिर नष्ट हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी स्पर्मेटोजोआ का एल्केलाइन नेचर का होना बहुत ही जरूरी है। और उस एल्केलाइन नेचर कौन प्रदान करता है स्पर्मेटोजोआ को? विशेष प्रकार की ग्लैंड्स, जिनको हम कह रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। सेमिनल वेसिकल्स स्पर्मेटोजोआ के साथ जब अटैच होते हैं तो ये सीमन का मुख्य भाग बनाते हैं। अब यहां पर हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की, तो देखो स्पर्मेटोजोआ का और यूरिन का दोनों को पास आउट करने का एक ही वे है। इसीलिए इस डक्ट को हम यहाँ पे एक अन्य नाम दे देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि यहीं से स्पर्मेटोजोआ इजेक्ट किए जाते हैं और यहीं से यूरिन जो है पास आउट होता है आगे की तरफ, आगे की डक्ट में। तो यहां से जो स्पर्म है वो आगे की तरफ मूव करेंगे और पेनिस के थ्रू फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी वेजाइना में एंटर करते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने जो बात की कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का जो डेवलपमेंटेशन होता है वो किस प्रकार होता है और कहाँ होता है। तो मैंने आपको बताया स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है या जो स्पर्म का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस जो होता है, अगर उसकी हम काट का अध्ययन करते हैं, टेस्टिस की अगर काट का क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए, तो हमें पता लगता है कि किस प्रकार से टेस्टिस होता है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, अगर हम टेस्टिस की काट का अध्ययन करते हैं, टेस्टिस की काट का यदि
अध्ययन किया जाए तो टेस्टिस की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये टेस्टिस की है। टेस्टिस एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक के आवरण द्वारा घिरा रहता है जिसे कहा जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये जो पार्ट्स हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये कहलाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यानी टेस्टिस में कुछ विशेष प्रकार की लोब्स पाई जाती हैं, पालियां पाई जाती हैं, जिन्हें नाम देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसके अलावा हम बात करते हैं कि टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण जो होता है, वो टेस्टिस में होता है। लेकिन टेस्टिस में कहाँ होता है उस चीज को देखो तो यहां पे हम बात करते हैं देखो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शुक्रजनक नलिकाएं। टेस्टिस के अंदर ऐसी कौन सी संरचना होती है जो स्पर्म का निर्माण करती है? वो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनकी संख्या एक लोब्यूल में कितनी होती है? 1 से लेकर 3 तक। इसी प्रकार टेस्टिस की काट का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें पाई जाने वाली लोब्स जो है, लोब्यूल्स यानी जो पालियां हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 250 के करीब। 250 के करीब। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहां पे, इसे कहा जाता है टेस्टिस। ये है वास डिफरेंशिया। ये है वास डिफरेंशिया। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये है एपिडिडाइमिस वाला भाग, जो कि 3 प्रकार का होता है। ये है कैपट एपिडिडाइमिस। ये बीच वाला जो भाग है ये कहलाता है कॉर्पस एपिडिडाइमिस। तो लास्ट वन जो पार्ट है
वो कहलाता है स्कोडा एपिडिडाइमिस। तो ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस या टेस्टिस की काट का जब हम अध्ययन करते हैं तो। अब इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि मानव में एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं। एक जोड़ी टेस्टिस के अंदर विशेष प्रकार की कुछ नलिकाएं पाई जाती है, जिन नलिकाओं को क्या कहा जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या कितनी होती है? 1 से 3, यानी कि यहां पे इनकी संख्या है 1 से 3। और इसी प्रकार इस टेस्टिस की संरचना में विशेष प्रकार की पालियां पाई जाती है जिन्हें कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इनकी संख्या होती है 250। यानी कि अमूमन सी बात है कि अगर हम यहां पर टोटल की बात की जाए तो 250 इंटू 3, 250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना आता है? 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे पाई जाती है एक टेस्टिस के अंदर। हम एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं, दोनों की नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टेस्टिस की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही वह स्थान है जहां से किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्मेटोजोआ का। स्पर्मेटोजोआ इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। अब देखो, यहां से स्पर्मेटोजोआ बने, यहां से क्या बने? स्पर्मेटोजोआ बने। और ये यहां से होते हुए कहां पहुंचेंगे? रिटे टेस्टिस में। रिटे टेस्टिस से होते हुए ये जाएंगे वास इफ्रेंशिया में। वास इफ्रेंशिया से जाएंगे यहां पे एपिडिडाइमिस वाले पार्ट में। जो एपिडिडाइमिस है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, कैपेट, कॉर्पस और ओडा। सबसे पहला भाग जो है कैपेट है, सेकंड वाला भाग जो है वो कॉर्पस, और जो इसका अंतिम भाग होता है वो है ओडा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का जो कुछ भाग होता है वो आगे जाकर खुलता किसमें है? वास डिफरेंशिया में। मैं आपको इससे पहले जो आपको डायग्राम बता रहा था कि ये वाला जो भाग है, यहां से आगे वाला जो भाग है, ये है वास डिफरेंशिया वाला भाग, सॉरी वास डिफरेंशिया वाला भाग। वास डिफरेंशिया, जो वास डिफरेंशिया वाला पार्ट होता है वो टेस्टिस में यहां से प्रारंभ होता है। बाकी जो स्ट्रक्चर आपने देखी एपिडिडाइमिस की, सॉरी जो आपने टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखी जिसके अंदर आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखी, लोब्यूल्स देखे और इसके अलावा एपिडिडाइमिस देखे, तो वो पार्ट्स जो है वो इस टेस्टिस के अंदर का भाग है। इस टेस्टिस के अंदर का भाग है। बाहर का भाग जो लास्ट पार्ट था अभी हमने देखा, यहां पे ये वाला, यहां से इस भाग से स्टार्ट होता है कौन सा पार्ट? वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया यहां से शुरू होता है, यहां से स्पर्म मूव करते हैं। मूव करने के बाद यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक कर्व बनाते हैं। कर्व बनाते हुए यहां से जाएंगे और यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल्स के संपर्क में आते हैं, जिसको कि सीमन का मुख्य भाग बनाता है। और यहां से होते हुए ये एक डक्ट अलग बन जाती है जिसको हम नाम दिया इजेकुलेटरी डक्ट। इसमें मैंने आपको बताया था प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये 2 ग्लैंड्स हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी कि स्पर्मेटोजोआ को एल्केलाइन नेचर प्रदान करती हैं। तो ये यहां से होते हुए, अब एक चीज और, यूरिन को पास आउट करने का वे भी यही है, स्पर्मेटोजोआ को पास आउट करने का वे भी यही है।
यानी दोनों का रास्ता एक ही है, यानी इसी मार्ग से यूरिन पास होता है और इसी मार्ग से ही क्या है, स्पर्म रिलीज होते हैं। तो इस डक्ट को यहां पे हम एक नया नाम देते हैं, यूरोजेनिटल डक्ट। यूरोजेनिटल डक्ट यानी कि यूरिन को भी पास आउट करती है और जेनाइटल ऑर्गन का वर्क भी करती है। तो ये तो थी आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें। हम एक बार फिर देख लेते हैं इसमें कि हमने सबसे पहले मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात की थी किसकी, टेस्टिस की। तो देखो टेस्टिस हम कहते हैं, मेनली हम जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि टेस्टिस या वृषण के द्वारा एक हार्मोन्स का सीक्रेशन किया जाता है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस के द्वारा कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन का। लेकिन जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसका एक मैं रफ डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं, क्योंकि बाद में जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को पढ़ेंगे, तो उसमें हम डिटेल स्टडी पढ़ेंगे कि किस प्रकार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किस प्रकार होती हैं और स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। एक नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, मैं कहता हूं ये विशेष प्रकार की सेल्स है जिनको नाम दिया जाता है देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के मध्य में दो प्रकार के सेल्स पाई जाती हैं। कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं? दो। मेनली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो है वो होगी जर्म सेल्स या जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। सेकेंड जो है वो है सर्टोलाइज सेल्स। सर्टोलाइज सेल्स क्या होता है? सर्टोली सेल्स। इनमें एक विशेष प्रकार की और भी सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम कहते हैं लीडिंग सेल्स। इन्हें क्या कहा जाता है? लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स को एक नाम और दिया जाता है, चलो एक इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि लीडिंग सेल्स क्या होती हैं, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं कि जर्म सेल्स, ये जर्म सेल्स है। यहां पे जो कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है उन्हें कहा जाता है जर्म सेल्स। ये जो आपको चाबुक के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर है सर्टोलाइज सेल्स की। ये सेल्स क्या वर्क करती हैं? ये सेल्स स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं। तीसरा मैंने आपको बताया लीडिंग सेल्स, इसे एक नाम और दिया जाता है इंटेरेस्टियल सेल्स। इंटेरेस्टियल सेल्स ये कहां होती है?
ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के मध्य भाग में पाई जाती है। यही वो सेल्स हैं जो किसका सिक्रेशन करती हैं? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन। तो आपसे जब भी अब पूछा जाए कि टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है, तो आप याद रखना लीडिंग सेल्स या इंटेरिस्टियल सेल्स के बारे में। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट्स हमने पढ़े हैं उनमें एक तो गुबर्नाकुलम, दूसरा स्क्रोटल सैक, तीसरा प्रोस्टेट ग्लैंड के वर्क, चौथा यहां पे जो आपका वर्क है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स क्या होती है और इनका क्या फंक्शन है। इन 4 से 5 चीजों के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यही मेनली पूछी जाती है। गुबर्नाकुलम क्या होता है, स्क्रोटल सैक क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल्स क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के कार्य लिखिए, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के कार्य लिखिए, इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है, एक्सेसरी डक्ट क्या होती है, इन सब के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ अन्य टर्म्स करेंगे। धन्यवाद।